नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम नंबर थर्ड भौतिक गुणधर्म इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है और कई बुक में इसे इलेक्ट्रॉन बंधुता के रूप में भी पढ़ा जाता है। इस लेक्चर में मैं आपको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है या इनसे रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं ये आपको डिटेल में बताऊंगा। आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पर सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री और फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणायन बनता है। जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है तो इस प्रक्रम में एंथैल्पी परिवर्तन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। जबकि किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए या इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। मैं यहाँ पर पहले इन दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर हम बात करेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, जब उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाता है तो इस प्रक्रम में एंथैल्पी परिवर्तन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की। किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता अब देखो दोनों में, इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आयनन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था। आयनन एंथैल्पी में हम विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं, यहां पर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। दोनों सेम चीज है या अलग है इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन चाहे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के हैं चाहे इलेक्ट्रॉन बंधुता के हैं, यहां हम परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। तो जब किसी विलगित गैसीय, मतलब विलगित का मतलब अकेला, और परमाणु की अवस्था कौन सी, गैसीय अवस्था, तो विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो निकलने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखो, सपोज करो एक्स कोई परमाणु है गैसीय स्टेट में, इसमें हम इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही क्या बनाएगा, ऋणायन गैसीय अवस्था में, और यहां पर कोई ना कोई ऊर्जा या उष्मा निकलेगी।
एनसीईआरटी बुक में डिटेल से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो मैं आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में ही इस वीडियो में पढ़ाऊंगा। बस मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। तो देखो, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बार बार आएगा इसमें वर्ड, तो इसकी जगह हम लिखेंगे EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो है ये होती है नेगेटिव, और सेकंड इलेक्ट्रॉन लब्धि जो है, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ये क्या होती है, पॉजिटिव। अब देखो, इसको मैं बता रहा हूं कारण क्या है। तो पहले का कारण देते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन उदासीन परमाणु में जुड़ता है, परिणाम स्वरूप आने वाले इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु का नाभिक अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षण के कारण ऊष्मा निकलती है, और जब ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार जब किसी प्रक्रम में ऊष्मा का निष्कासन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा सेपी प्रक्रम। और ऊष्मा सेपी प्रक्रम के लिए चिन्ह क्या आता है, नेगेटिव। तो कारण क्या है, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण के कारण ऊष्मा निकलती है, इसीलिए प्रक्रम कैसा हो जाएगा, ऊष्मा सेपी। और ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार ऊष्मा सेपी प्रक्रम के लिए जो चिन्ह आता है क्या आता है, नेगेटिव। यानी एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा आ गया, ऋणात्मक। अब दूसरा क्या है, सेकंड, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम जोड़ेंगे तो परमाणु पहले से ही ऋणावेशित है। ऋणावेशित परमाणु में जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऋणावेशित परमाणु और आने वाले ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के मध्य समान आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण होगा। वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को दूर फेंकेगा, दूर के भाग, यहां से कहां आ रहा भाग। अब हम उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी। और ऐसा प्रक्रम जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जो ऊष्मा के ग्रहण करने से संपन्न होता है, उसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी प्रक्रम। और ऊष्मा गतिकी के नियम के अनुसार ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होता है, धनात्मक। तो ऋणावेशित, क्योंकि ये जोड़ चुके हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऋणावेशित परमाणु हैं वे इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण होता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऐसा क्या कहलाएगा, ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा शोषी प्रक्रम के लिए चिन्ह कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये न्यूक्लियस है परमाणु का, उदासीन है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश, नाभिक पर धनावेश, ये इसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब इसके ऊपर बुधियों पर जब नेगेटिव आएगा तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, दूर फेंकेगा। तो दूर फेंक रहा है तो हमें जोड़ने के लिए ऊष्मा देनी पड़ेगी। या आकर्षण हो रहा है तो जैसे इलेक्ट्रॉन आगे उस परमाणु से जुड़ जाएगा तो ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। इसीलिए प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक और द्वितीय क्या होती है, धनात्मक होती है। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की। इलेक्ट्रॉन बंधुता कई बुक में इसको मेंशन किया हुआ है। जब प्रथम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है,
क्यों? क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता धनावेशित ली जाती है। और जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो ऋणावेशित परमाणु और इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण के कारण हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। बाहर से ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण प्रक्रम कैसा होता है? ऋणावेशित। तो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता धनावेशित होती है, क्योंकि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल के कारण ऊर्जा निकलती है। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होती है, क्योंकि ऋणावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, इसीलिए कैसी होती है? ऋणावेशित। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। कई बुक में आप ये नहीं सोचेंगे ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को हम ऊष्मा गतिकी के अकॉर्डिंग में इसको वेरीफाई करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता नॉर्मली है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 हम ले लेते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। मैं एक बार सबको लिख देता हूं, फिर एक एक करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 2 परमाणु आकार। नंबर 3 परिरक्षण प्रभाव। नंबर 4 एस वे पी कक्षकों का प्रभाव। नंबर 5 अनुकूलित व पूर्ण पूरित देखो, हमें प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए अपने दिमाग में यही बात होनी चाहिए, यदि नाभिक आने वाले इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो निकलने वाली ऊष्मा का मान अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक होगा। यदि आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण बल कम होगा तो निकलने वाली ऊष्मा कम होगी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी कम होगी। नंबर 1 ले रहे हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिक है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक तेजी से आकर्षित करेगा, परिणाम स्वरूप निकलने वाली ऊष्मा का मान अधिक होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और प्रभावी नाभिकीय आवेश एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। परमाणु आकार, जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा, परमाणु और संयोजी कोष, या यूं कहें जैसे जैसे आकार बढ़ेगा वैसे वैसे नाभिक और संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच में दूरी बढ़ती है। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल घटेगा, और आकर्षण बल घटने के कारण निकलने वाली ऊष्मा का मान भी घटेगा। तो परमाणु आकार बढ़ने पर आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण बल घटता है, परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी घटती है। इसीलिए परमाणु आकार और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक दूसरे के युद्ध क्रमानुपाती होते हैं। यदि आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को आवृत कर लेंगे, उसको कवर कर लेंगे, तो बाहर जो संयोजी कोष है या आने वाला इलेक्ट्रॉन है उस पर नाभिक का आकर्षण बल कम लगेगा, तो निकलने वाली ऊष्मा का मान भी कम होगा। तो आंतरिक कक्षकों का परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बल घटता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी घटती है। एस व पी कक्षकों का प्रभाव, एस कक्षक पी कक्षकों की तुलना में नाभिक के पास होते हैं, इसीलिए एस कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होगी। जबकि पी कक्षकों में आने वाले इलेक्ट्रॉनों पर एस की तुलना में नाभिक का आकर्षण बल कम होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम होगी। तो एस कक्षकों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पी से अधिक होगी। अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का प्रभाव, यदि पहले से ही कक्षक अर्धपूरित व पूर्ण पूरित हैं
तो अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक स्थायी होते हैं, अतः इनके नाभिक का आने वाले इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल कम होगा, क्योंकि ये पहले से स्टेबल है, ये इलेक्ट्रॉन जोड़कर अनस्टेबल होना पसंद नहीं करेंगे। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर ये कहेंगे हमें जरूरत नहीं है, हम तो पहले स्टेबल है, कहाँ आ रहा है भाग। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल नहीं लगेगा, कम लगेगा, निष्कासित होने वाली ऊष्मा का मान कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी का मान भी कम होगा। यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर, कि इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, कक्षक अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन जोड़ते ही कक्षक अर्धपूरित हो जाए या पूर्ण पूरित हो जाए, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक लगेगा। इनको जरूरत है, आएंगे, आता है इलेक्ट्रॉन, आ जा यार, काम अपने आ जा यार, तो ये उसको प्यार से अपने पास बुलाएगा, तेजी से खींचेगा, और तेजी से खींचेगा क्या होगा, निकलने वाली ऊष्मा का मान अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, अधिक। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 p2, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो विन्यास क्या हो जाएगा, p3, आधा बढ़ गया। तो कार्बन का जो p कक्षक है अर्धपूरित हो गया, स्टेबल हो गया, इसीलिए कार्बन का परमाणु आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसीलिए निकलने वाली ऊष्मा का मान अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक होगी। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3, ये पहले से अर्धपूरित है, स्थायी है, इसीलिए नाइट्रोजन का नाभिक आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम आकर्षित करेगा, निकलने वाली ऊष्मा का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होगी। तो यदि पहले से ही कक्षक अर्धपूरित या पूर्णपूरित है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होगा, और इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर कक्षक अर्धपूरित या पूर्णपूरित होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर अधिक होगा। अब देखो, बात करते हैं आवर्त सारणी में आवर्तता की। एक आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लगातार परमाणु आकार बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है। तो नंबर 1, आवर्त में बाएं से दाएं या लेफ्ट टू राइट जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, जबकि नंबर 2, वर्ग में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, परमाणु आकार बढ़ने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी घटती है। थोड़ा सा वो रिवाइज करते हैं, फिर हम कुछ स्पेशल केस की बात करेंगे। अब देखो, कुछ स्पेशल केस की बात कर रहे हैं। जो सेकेंड आवर्त के तत्व है, बोरोन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान तीसरे आवर्त के तत्वों जैसे एल्यूमिनियम से लेकर क्लोरीन से कम होती है। हम कह रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान घटता है, तो थर्ड आवर्त के तत्वों की आयनन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सेकंड से कम होनी चाहिए, जबकि होती क्या है, ज्यादा। तो कारण क्या है, कारण है
दूसरे आवर्त के तत्वों का आकार छोटा होने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, छोटा आकार है, इसीलिए आवेश घनत्व अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व अधिक होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होगा। जबकि थर्ड आवर्त के तत्वों का आकार बड़ा होने के कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रतिकर्षण कम होगा, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक होगा। तो कारण है सेकंड आवर्त के तत्वों का इलेक्ट्रॉन आवेश घनत्व अधिक होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति प्रतिकर्षण अधिक होगा और प्रतिकर्षण होने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होगा? कम। जैसे हम बात करें क्लोरीन, इसका विन्यास होता है 1s2 2s2 p5। तो छोटे से आकार में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9। क्लोरीन क्या होता है? 1s2 2s2 p6 3s2 p5। यहां पर दो कोष हैं, दो कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 है। इलेक्ट्रॉन नजदीक हैं, एक तो इसके खुद के इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रतिकर्षण है और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में भी प्रतिकर्षण है, तो इलेक्ट्रॉन जुड़ने पर उष्मा का निष्कर्षण कम होगा। और इसमें क्लोरीन में तीसरा कोष है और तीसरे कोष में भी 3d भी आता है, इसीलिए आकार बड़ा है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रतिकर्षण कम है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के भी प्रतिकर्षण कम होगा, तो निकलने वाली उष्मा अधिक होगी, इसमें कम होगी। अगला जो फैक्टर ले रहे हैं वो है बेरिलियम व मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी धनात्मक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम होता है नंबर 4 पर 1s2 2s2। अब बेरिलियम में जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन इसके किस में जाएगा? 2p में जाएगा। और p कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो निकलने वाली उष्मा का मान कम होगा। सेकंड, ये पहले से स्टेबल है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहें तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि p में जा रहा है इसलिए बाहर से उष्मा देनी पड़ेगी। ठीक यही मैग्नीशियम में होता है। अगला नाइट्रोजन, फॉस्फोरस व आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इनके आवर्त में इनसे जस्ट पहले पूर्ववर्ती तत्वों से अधिक होती है। देखो, नाइट्रोजन से पहले कौन आएगा? कार्बन। कार्बन की नाइट्रोजन से अधिक है। ऐसे फॉस्फोरस से पहले कौन आएगा? सिलिकॉन। सिलिकॉन की फॉस्फोरस से अधिक है। कारण क्या है? क्योंकि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक में p कक्षक आधा भरा होता है। अर्धपूरित विन्यास के कारण यदि हम इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहें तो हमें बाहर से उष्मा देनी पड़ेगी, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होगा। कारण क्या है? जैसे नाइट्रोजन 1s2 2s2 p3 पिछला विन्यास है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का आकर्षण बल कम होगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी यूं कहें, क्योंकि इनमें अर्धपूरित विन्यास है इसीलिए निकलने वाली ऊष्मा का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। अगला, कार्बन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोरॉन से बहुत ज्यादा, सिलिकॉन की एल्यूमिनियम से बहुत ज्यादा, जर्मेनियम की गैलियम से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। कारण क्या है? क्योंकि कार्बन, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अर्धपूरित विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, परिणाम स्वरूप निकलने वाली उष्मा का मान अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बहुत अधिक होगी। क्योंकि कार्बन होता है 1s2
2h2p2। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये हो जाएगा 1h2 2h2 2p और पूरी विन्यास प्राप्त हो जाएगा, इसलिए निकलने वाली ऊष्मा का मान अधिक होगा। फिर बात करते हैं उत्कृष्ट गैसों की। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उच्च धनात्मक होती है। कारण क्या है? उत्कृष्ट गैसों में कक्षक पूरे भरे होते हैं, स्थायी विन्यास होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी। परिणाम स्वरूप इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कैसा होगा? धनात्मक। तो कारण क्या है? स्थायी विन्यास। अब देखो, यदि हम सेकंड आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात करें तो सेकंड आवर्त में सबसे ज्यादा होगी, अगर हम नियॉन को हटा दें, क्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद कार्बन की, सबसे कम किसकी होगी? बेरिलियम की। बेरिलियम के बाद किसकी होगी? नाइट्रोजन की। फिर किसकी होगी? लिथियम की। फिर किसकी होगी? बोरॉन की। और फिर किसकी होगी? कार्बन की। ये सेकंड आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का क्रम है, सेकंड आवर्त। ये अगर हम थर्ड आवर्त की बात करें तो सबसे कम होगी मैग्नीशियम की, उसके बाद यहां क्लोरीन आ जाएगा, यहां सल्फर आ जाएगा, यहां कौन आ जाएगा? सिलिकॉन, यहां फॉस्फोरस, और मैग्नीशियम के बाद सोडियम, फिर कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम। 1 2 3 4 5। तो सीरीज कर लेते हैं इसको। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, यहाँ सोडियम, में कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर अगर हम देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी लिथियम से भी कम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी प्लस में होती है। कारण है, एक तो इसका छोटा आकार है और दूसरा अर्धपूरित विन्यास है। जबकि फास्फोरस की अगर हम बात करें तो इसकी सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से अधिक होती है। ये किसकी है? थर्ड आवर्त। और हमें ये पता होना चाहिए थर्ड आवर्त की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सेकंड आवर्त से अधिक होगी। यदि हम विभिन्न तत्वों को इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर किसकी होगी? क्लोरीन के बाद कौन आएगा? बताओ, क्लोरीन आएगा क्या? ऑक्सीजन आएगा। चलो इस ऑर्डर को हम 1 मिनट के लिए रहने देते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं हेलोजन में। हेलोजन में सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, उससे कम क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और उससे कम किसकी होती है? आयोडीन की। तो ऊपर वाला जो क्रम है ये सेकेंड आवर्त का है, नीचे वाला जो क्रम है ये किसका है? थर्ड आवर्त। फिर विभिन्न तत्वों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बढ़ते क्रम की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी है? क्लोरीन की। क्लोरीन के बाद किसकी होनी चाहिए? आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। कहीं मैं इतना ही दिया हुआ है, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये भी क्रम है। अब ये बताओ कि क्लोरीन के बाद इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की ज्यादा होगी या क्लोरीन की ज्यादा होगी? सोचो 1 मिनट के लिए। हाँ, तो किसकी ज्यादा होनी चाहिए? क्लोरीन के बाद जो ज्यादा होगी वो होगी क्लोरीन की। फिर ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की या सल्फर की? सल्फर की होगी, क्योंकि सल्फर थर्ड आवर्त का है, तो सल्फर। फिर किसकी होगी? ऑक्सीजन। फिर किसकी होगी? फॉस्फोरस। फिर किसकी होगी? नाइट्रोजन। देखो, इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी ज्यादा होगी? क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की। फिर क्योंकि इस साइड आने हैं तो ज्यादा क्लोरीन है। फिर ऑक्सीजन सल्फर में किसकी ज्यादा होगी? सल्फर की, ऑक्सीजन की। फिर बात आती है नाइट्रोजन फॉस्फोरस की, तो इसके बाद किसकी होगी? फॉस्फोरस की होगी या नाइट्रोजन की? फॉस्फोरस की होगी, क्योंकि फॉस्फोरस डाउन है। और उसके बाद किसकी होगी? नाइट्रोजन की। तो ये विभिन्न तत्वों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। तो यहां पर मैंने कुछ विशेष प्रकार के जो कंडीशन थी इसके बारे में डिस्कस किया कि सेकेंड आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान थर्ड आवर्त से कम होता है। इसी प्रकार बेरिलियम, मैग्नीशियम की
इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इनके पूर्ववर्ती तत्वों से अधिक, क्या लिखा हुआ है, इनके आवर्त में पूर्ववर्ती तत्वों से अधिक नहीं, इसको ये गलती से हो गया है, कम होती है। चेक करने का ये फायदा हो गया। कारण है इनका विन्यास। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए बाहर संरचनाओं की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग। हेडिंग लगा देता हूं यहां। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की सहायता से जो अपने एप्लीकेशन है वो ये है, इसकी सहायता से हम तत्वों की अभिक्रियाशीलता के बारे में पता लगा सकते हैं। देखो, जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक होता है वह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रेड करते हैं, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रेड करते हैं वो क्या बनाएंगे, ऋण। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो जिसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा इसका मतलब उसके नाभिक पर आने वाले इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल अधिक है, इसीलिए आसानी से जुड़ रहा है। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रेड करके ऋणायन बनाते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और उनमें अधात्विक गुण अधिक होता है, लेकिन धात्विक गुण कम होता है। तो जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक होती है, अधिक क्रियाशील होते हैं। जैसे 17 के तत्व, क्लोरीन की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सर्वाधिक होती है, और जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अधिक होगी उनमें अधात्विक गुण उतना ही अधिक होगा। तो जिनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक, अधात्विक गुण अधिक, लेकिन धात्विक गुण उतना ही कम होगा, रिवर्स। दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इसके द्वारा हम बंध की प्रकृति बता सकते हैं। दो बंधित परमाणुओं के मध्य बंध की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी व आयनन एंथैल्पी के अंतर पर निर्भर करती है। तो दो मैं लिख देता हूं, बंधित परमाणुओं के मध्य बंध की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी पर के अंतर पर निर्भर करती है। अब देखो यहां दो कंडीशन है, यदि इनमें जो अंतर है वो आयन बनाने के लिए, या आयन जब जुड़ते हैं तो निकलने वाली जालक ऊर्जा से अधिक है, तो बंध कैसा होगा, आयनिक बंध होगा, क्योंकि इतनी सी ऊर्जा जालक ऊर्जा से मिल जाएगी। यदि अंतर, किसमें अंतर, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी व आयनन एंथैल्पी में अंतर जालक ऊर्जा से कम है, तो ये ऊर्जा मिलना संभव नहीं है, इसीलिए आयन नहीं बनेंगे, तो बंध कैसा होगा, शेष संयोजी बंध होगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी में अंतर जालक ऊर्जा से अधिक है तो परमाणुओं के मध्य बंध आयनिक होगा, और ये अगर कम है, जालक ऊर्जा से कम है अर्थात जालक ऊर्जा का मान अधिक है, तो परमाणुओं के मध्य बंध सहसंयोजी होगा। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के बारे में पढ़ा। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई इश्यू है तो आप कमेंट जरूर करें। इसके अलावा यदि जो वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूं आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।